Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the ovary. ओवरी क्या होती है? पिछले वीडियो पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे पर बताया था, उसका आउटलाइन डायग्राम बताया था। तो ओवरी जो होती है, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कहाँ पर है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये सब यहाँ पर जानेंगे। ये टोटली एनसीईआरटी के बारे पर दिया हुआ है। तो ओवरी या हिंदी में चाहे तो इसको अंडाशय भी आप कह सकते हैं। ये क्या है? तो ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स आर्गन है। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्स आर्गन का मतलब जहां पर गैमेट बने। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स आर्गन क्या था? टेस्टिस था। यहां पर प्राइमरी सेक्स आर्गन क्या है? ओवरी है। ठीक, अंडाशय इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स आर्गन है या मुख्य जननांग है या प्राथमिक जननांग इसको कहते हैं। ठीक, अब ये ओवरी क्या होता है? इसमें फीमेल गैमेट या ओवम उत्पन्न करती है। ओवरी जो है वो क्या उत्पन्न करेगी? फीमेल गैमेट या ओवम, मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं इसको। और क्या होता है? मैनी स्टेरॉयड हार्मोन्स यहां से निकलते हैं। कई स्टेरॉयड हार्मोन्स भी निकला करते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी की है। क्या क्या है? फीमेल गैमेट यहां से बनेगा जिसे हम ओवम कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। आप इसको डिम्ब भी बोल सकते हो। ठीक, अब क्या है? मैनी स्टेरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं यहां से। कई स्टेरॉयड हार्मोन्स निकला करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स को हम ओवेरियन हार्मोन्स या अंडाशयी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई यहां पर। अब इनकी पोजीशन है, कहां पर ये आते हैं? तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही ओवरी है। एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है। ठीक, तो ये जो ओवरी है इनकी संख्या एक जोड़ी होती है या दो होती है या वन पेयर कह सकते हैं इसको। इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। लिखा क्या है? उदर के निचले भाग की, मतलब उदर का निचला भाग, एब्डोमिनल का निचला भाग। तो निचला भाग क्या आएगा? पेल्विक रीजन होता है। ठीक, तो उदर के निचले भाग के दोनों ओर, आप चाहे तो किडनी के पास कह सकते हैं इसको, किडनी के पास ही उदर के निचले भाग में, यहां पर पेल्विक रीजन पर दोनों ओर एक एक अंडाशय या ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय होता है। ठीक, अब क्या है? प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? मान लीजिए ये अंडाशय है, ये अंडाशय, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ। तो इसकी लंबाई जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, इसकी लंबाई जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब ये बात है कि ये जो ओवरी है, ये ओवरी ये कैसे जुड़ी रहती है यहां पर। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान देना, ओवरी जो है वो इधर से भी जुड़ी है और ये ओवरी इधर से भी जुड़ी होती है। तो यहां पर लिखा है कि अंडाशय या ओवरी श्रोणि भित्ति पेल्विक वाल, इधर की तरफ से तो पेल्विक वाल से जुड़ी रहती है, तथा गर्भाशय या यूटेरस से स्नायुओं या लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक, ये जो हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये लिगामेंट्स कहलाया करते हैं। ये ग्रीन कलर से हमने दिखाया है ये यहाँ पर। ये तो जो ओवरी होती है वो पेल्विक वाल और यूटेरस से, इधर की तरफ यूटेरस होता है, पेल्विक वाल और यूटेरस से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक, पेल्विक वाल और इधर से यूटेरस से, पेल्विक वाल मान लीजिए ये हो गई और इधर यूटेरस हो गया। तो पेल्विक वाल और यूटेरस से ये किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है। लिगामेंट्स या स्नायुओं के द्वारा ये ओवरी जुड़ी रहा करती है।
ठीक, ये क्लियर हो गया। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है। अब ये जो अंडाशय है ये किससे ढका हुआ है? एक पतली उपकला से, एपिथीलियम से ढका रहता है। ठीक, उसको नाम क्या देते हैं? उसको हम जर्मिनल एपिथीलियम कह देते हैं। ठीक, ये प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है जिसे जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। इसी जर्मिनल एपिथीलियम से ही तो अंडाणुओं का निर्माण होगा। ठीक, अब क्या है, इस उपकला के नीचे, मतलब इस आवरण के नीचे आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमने चित्र बना दिया है, ओवरी का अनुप्रस्थ काट है, टीएस ऑफ ओवरी। ये क्या है? टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी, इससे पता चल जाएगा। तो प्रत्येक ये इस उपकला के नीचे ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, ये जर्मिनल एपिथीलियम है, जर्मिनल एपिथीलियम। इस जर्मिनल एपिथीलियम के नीचे ओवेरियन स्ट्रोमा मिलता है, अंडाशयी पीठिका मिलती है। ओवेरियन स्ट्रोमा कहां पर है? ये पूरा, ये जो अंदर का माल मसाला यहाँ पर है, ये ओवेरियन स्ट्रोमा होता है यहाँ पर। अब ओवेरियन स्ट्रोमा जो है, ये ओवेरियन स्ट्रोमा दो भागों पर बटा रहता है। बाहरी भाग जो होता है उसे कार्टेक्स कहते हैं, और जो भीतरी भाग होता है उसे मेड्यूला कहते हैं। ठीक, तो अब आप देखिए कार्टेक्स कौन सा भाग होगा यहाँ पर? ये जहां पर ये गोले बने हुए हैं, ये गोले जिस क्षेत्र पर बने हुए हैं, परिधि का भाग या पेरिफेरल रीजन, ये इसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये कॉर्टेक्स हो गया। और मेडुला कौन सा है? इनर वाला, ये जो भीतरी भाग यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इसका मेडुला कहलाया करता है। तो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट और सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड द मेडुला। ठीक, कॉर्टेक्स रीजन पर क्या होगा? फॉलिकल्स पाए जाते हैं, फॉलिकल्स मिलती, पुटिकाएं इनको कहते हैं। और मेड्यूला रीजन पर क्या होता है? यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स आती हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक, तो ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर आती हैं, कुछ नर्व्स भी आती हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये पूरा इसका बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि टीएस ऑफ ओवरी बनाइए। ठीक, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ये जर्मिनल एपिथेलियम से जर्म सेल्स बनती हैं, और जर्म सेल से क्या बनता है? इनको हम ऊगोनिया भी बोल सकते हैं। ऊगोनिया, जर्म सेल से ऊगोनिया बनेगी। ऊगोनिया में डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक, माइटोसिस डिवीजन से और ढेर सारी ऊगोनिया बन जाया करती हैं। अब क्या होगा? अब इसमें फिर प्राइमरी मियोसिस होती है, मतलब मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट से प्राइमरी oocyte बन जाया करता है। तो प्राइमरी oocyte, ये अंदर वाली, ये जो है प्राइमरी oocyte है ये, और प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स चढ़ जाती हैं। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इसके बाद और ग्रैनुलोसा चढ़ जाते हैं, उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर टर्सरी फॉलिकल बनता है। ठीक, और टर्सरी फॉलिकल में याद रखना, ये पूछा जाता है, टर्सरी फॉलिकल में एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे हम एंट्रम के नाम से जानते हैं। टर्सरी फॉलिकल फिर मैच्योर फॉलिकल में बदल जाती है, और मैच्योर फॉलिकल फट जाता है, तो सेकेंडरी oocyte इससे बाहर आ जाया करता है। ठीक, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाए, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, और सेकेंडरी oocyte ही क्या है? ये फिर ओवम में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये ओवम आप कह सकते हैं इसको, लेकिन ये वास्तव में सेकेंडरी oocyte रहता है। इसके बाद ये जो यहाँ पर ये ग्रैनुलोसा की परत बचती है, इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह येलो कलर की होती है, इसलिए इसको येलो बॉडी भी बोलते हैं या पीत पिंडक बोलते हैं। और जब ये और डिजेनरेट हो जाता है तो इसको कार्पस एल्बिकैंस कहते हैं, या इसको व्हाइट बॉडी भी कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा टीएस ऑफ ओवरी था, लेकिन एनसीईआरटी पर यहाँ तक बातें दी हुई हैं। ये बातें फिर आगे
oogenesis में दी हुई है। यहाँ पर चूंकि हम ओवरी पढ़ा रहे हैं इसलिए ओवरी के बारे पर आपको थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसे होता है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ये जो फॉलिकल्स बना करते हैं, आप ये ना समझना कि ये फॉलिकल्स क्रम से ऐसे 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 बनते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये फॉलिकल्स यहीं पर एक जगह पर ही बनते हैं। ये तो हमने दिखाया है, आपको समझाने के लिए ऐसे राउंड कर दिया है, ठीक। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये किस हार्मोन्स के बदौलत बनते रहते हैं? तो एक हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कारण ही ये फॉलिकल्स बनते हैं, और जब मेच्योर फॉलिकल बन जाता है तो उससे सेकेंडरी oocyte या ओवम बाहर आ जाता है, और इस क्रिया को हम ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं, और यह LH हार्मोन्स के बदौलत होता है। फिर सुन लीजिए, जो उत्सर्जन होगा अंडे का 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो अंडे का उत्सर्जन होता है उसको हम ओवुलेशन कहते हैं या अंडोत्सर्जन कहते हैं, और ये LH हार्मोन्स के बदौलत होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इसको कहते हैं, यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। तो आप ये देखिए, ये पूरा ओवरी के बारे पर था। ये फिगर NCERT का है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ड्रा कर लेना। और ये पूरा ओवरी के बारे पर फुल्ली NCERT डिस्कशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।